हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गुरु इस समय के साथ। इस सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि एसएससी के एग्ज़ाम 2025 में जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो अपना जीएस के कोर्स, जीएस के सिलेबस आसानी से कम समय में कैसे कवर करें ताकि अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें ट्रेंड एनालिसिस करना होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें छोड़ना है। दूसरी बात, आप इस वक्त क्या करेंगे, अधिक से अधिक अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे। उसके बाद जितना हो सके एमसीक्यू टेस्ट लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट बात क्या है कि आपको पीवाईक्यू का अच्छे तरीके से ट्रेंड एनालिसिस करना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बनाता है तो वो पीवाईक्यू को देखते हुए ही क्वेश्चन बनाता है, उसके पीवाईक्यू के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनता है। तो अगर ये एक साथ अगर करना चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो जीएस में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीएस गुरु इस समय के साथ। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएस के कुछ ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। अब तक के 2024 तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके का एवरेज देखें तो ये 31.5% है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। आप स्टैटिक जीके में अधिक से अधिक समय देंगे। दूसरी अगर बात करेंगे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में 13.9% है। राज्य व्यवस्था में यानी पॉलिटी 7.5% है। भूगोल में 13.6% है। भूगोल का 4% होता है। इंडियन जियोग्राफी का 3 पार्ट होता है, वर्ल्ड जियोग्राफी के 1 पार्ट होता है। आपको इंडियन जियोग्राफी का सिर्फ रिवर वाला पर्सन और 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट करनी है। वर्ल्ड जियोग्राफी बाकी आप छोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 6.7% पूछा है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। भौतिक विज्ञान 3.8% है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आपका जीएस में कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। रसायन विज्ञान 7.3% है। और जीव विज्ञान अगर बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो 8.3%। करंट अफेयर 7.4%। इससे हमें ये बातें पता चलता है कि हमें स्टैटिक जीके में ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटी में जो आसानी से और इजी क्वेश्चन पूछते हैं इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज भी ठीक ठाक है। भूगोल भी हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। भौतिक विज्ञान आप छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री भी कुछ टॉपिक पढ़ ले, बायोलॉजी भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एसएससी पीवाईक्यू सीरीज नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अपने साथ वाइट कॉपी रखेंगे या अपना नोट्स जिसमें बनाया है, जो पॉइंट में लिखाऊंगा आप उसमें ऐड करते रहना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर इसके ही इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एसएससी सीजीएल के 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसमें ज़्यादा फोकस करना नहीं है। सबसे पहली बात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, और तीसरी कठोरता और लचीलापन का मेल। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, ये यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है और बाकी देशों में है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब होता है कि सेंट्रल में एक अलग पासपोर्ट होगा नागरिकता का, और स्टेट जिस राज्य में आप रहते हैं उसका एक अलग पासपोर्ट होगा नागरिक का। ये होता है दोहरी नागरिकता। भारत में केवल और केवल सेंट्रल पासपोर्ट देता है नागरिकता का, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र हो गए उसे वोट देने का अधिकार है। इसे हमारे संविधान ने, जब संविधान लागू हुआ तो उसी वक्त यानी सबसे पहले इसी को एडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी समय इस चीज़ को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को एडॉप्ट कर लिया था। पहले क्या था, जिस समय ये लागू हुआ था वोट देने का अधिकार 21 वर्ष रखा गया था, किंतु 61वां संविधान संशोधन किया 1989 में और इसमें कहा 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया। ठीक है, स्वतंत्र न्यायिक पालिका का कहने का मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिरी बात, कठोरता और लचीलापन का मतलब है कि हमारा संविधान जो है इतना भी कठोर नहीं है कि किसी चीज़ को शामिल करने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़े और इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आसानी से किसी चीज़ को हटाया जा सकता है। यानी हर चीज़ मीडियम है, इन चीज़ का मिश्रण, यही होता है कठोरता और लचीलापन का मेल का मतलब। ठीक है, अब हम जैसे बात किए भारतीय संविधान के अन्य विशेषता क्या क्या है, ये 3 विशेषता तो नहीं और क्या विशेषता है, तो चलिए हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली बात, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, किसी का नहीं है, सिर्फ भारत का है, सबसे लंबा हाथ से लिखा हुआ संविधान है, पहली विशेषता। अगली की बात करते हैं, ड्रावन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसका मतलब होता है कि विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया है। कुछ जो तत्व होता है वो विभिन्न संविधानों से भारत ने ग्रहण किया है, संशोधन के साथ, कुछ बिना संशोधन के साथ। जैसे अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी तो कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। उसके बाद होता है ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब तो मैंने बता दिया है, कठोरता और लचीलापन का मेल। ठीक है, अगली विशेषता, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वायस का मतलब होता है संघ। भारत का स्वरूप तो संघीय, संघात्मक है, लेकिन वो कभी कभी एकात्मक भी हो जाता है। ये विशेषता है भारत की। संघात्मक और एकात्मक क्या है, हम अगले क्वेश्चन में इसको करेंगे डिटेल में। ठीक है, अगली विशेषता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन जुडिशरी जो न्यायपालिका होता है वो स्वतंत्र है, सबसे अलग है। ये होता है संसदीय शासन प्रणाली। अगली विशेषता के बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देश में सर्वोच्च संस्था संसद है जो कानून बनाता है और इन कानून का व्याख्या, यानी कानून में कुछ त्रुटियां आ गया है तो इसकी व्याख्या करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखना सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याकार है, यानी वही एक्सप्लेनेशन करेगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगली विशेषता, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब मैंने समझा दिया है। अगली बात, फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ये सब हम आगे बात करेंगे, ये भारत की विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ए सेक्युलर स्टेट, ए सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है भारत का कोई एक धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्मों को ये सम्मान करता है। अगली विशेषता क्या है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत के संविधान की एक विशेषता है।
उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, यानी जैसे मैंने बताया ऊपर में कि एकल नागरिकता, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये स्वतंत्र जो संस्था है वो स्वतंत्र संस्था जैसे का, ठीक। अगली विशेषता इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब होता है आपातकालीन प्रावधान है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब सरकार के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है सेंटर, ऊपर में होता है, उसके नीचे क्या होता है स्टेट, और उसके नीचे होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। मतलब होता है इसमें पंचायत होंगे, नगर पालिका। इतने भारतीय संविधान की विशेषता है। इस चीज़ को आपको घोल के पी जाना है, क्योंकि अगर इस 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो ये ऑप्शन बदल के कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में क्या है, गलत है। जैसे मैं बताया कि 2024 में ये भी पूछा वो भी पूछा। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है वो PYQ के देखते हुए बनाता है। क्वेश्चन सिर्फ क्या किया, ऑप्शन सिर्फ बदल दिया है, बस बात सही है। क्या पूछा है, गलत कौन सा है। तो सबसे पहली बात, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। बात तो सही है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, इमरजेंसी होते हैं। 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा वित्तीय आपात, ठीक है। इसकी घोषणा तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तभी राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। लेकिन कभी भी अगर याद रखना, कभी भी अगर आपातकाल को वापस लेना है तो राष्ट्रपति किसी की अनुमति नहीं लेता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति, ठीक है। तीसरी, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी अगर कानून बनाता है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को व्याख्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, उसके पास न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा। जब सी गलत हो जाएगा तो सी ऑप्शन देखो, सी कहाँ कहाँ है, सी यहाँ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा एक केवल और केवल आंसर 2 होगा, ए और बी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देख लेते हैं हम डी के क्या पूछा, गलत है। तो गलत कौन सा है, तो गलत है ए और बी, गलत है। सॉरी, ए और बी क्या पूछा है, इसमें गलत पूछा है ना। तो गलत तो ये है, बिल्कुल सी तो गलत है। तो गलत आंसर पूछा है, तो गलत आंसर यानी ये सही होगा। ए जहाँ होगा ये सही होगा, ये सही होगा, तो गलत हो जाएगा। ये भी सही है, यानी गलत बी और सी। आंसर केवल और केवल आंसर 3 होगा। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है तो सबसे बारीकी से पढ़ना है। यही की पॉइंट होता है जो क्वेश्चन को खराब कर देता है, गलत कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल और केवल 3, बी और सी, ये गलत है। अगली क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। भारतीय संविधान को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता, ठीक है। तो क्या है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1948। ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर केवल और केवल 26 जनवरी ए होगा, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है।
26 नवंबर 1949 को क्या किया था, संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान को अंगीकृत किया था, यानी स्वीकार किया था। ठीक है, स्वीकार किया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इसी की याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल ए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता, याद रखना, धर्मनिरपेक्षता पूछे या पंथ निरपेक्षता पूछे, बात एक ही है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है। जी हाँ, एक विशेषता है, जिसे मैंने ऊपर बताया है। उसका अर्थ क्या होता है, पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को सम्मान करता है। ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, सेकुलरिज्म। तो ऑप्शन देखते हैं। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, बात तो सही है। राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये तो सही बात है, ये संविधान में तो दिया है कि राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा दे सकता है, शिक्षण संस्था को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, शिक्षण संस्था में बढ़ावा दे सकता है। और ऐसे भी उसका धर्म अल्पसंख्यक के में जो होता है ना समुदाय, उसका धर्म का भी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब, ये गलत हो गया। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, एक याद रखना, कभी भी दे सकता है यानी कैन का प्रयोग होगा, कभी भी कैन का प्रयोग होगा। वो आंसर आँख मूंद के आप सही लगा सकते हैं, या कहीं भी कैन का शब्द का अगर यूज किया है ऑप्शन में, वो ऑप्शन 99% सही होने की संभावना होती है उसकी। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है। ये अपने आप में कथन सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है। राज्य बहुसंख्यक समुदाय को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये भी गलत कथन है। तो इसका सही उत्तर केवल और केवल ए हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है। हाउ डज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया। ये भी 2024 में पूछा है। ऑप्शन ए नास्तिक राज्य, एकात्मक राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक संघीय राज्य। तो नास्तिक राज्य का मतलब क्या होता है। नास्तिक स्टेट का मतलब होता है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ऐसा राज्य को हम नास्तिक राज्य कहते हैं। सिंपल अगर अर्थों में कहे तो नास्तिक राज्य का मतलब होता है कि कोई भी धर्म को नहीं मानने वाला। क्या भारत में ऐसा है? नहीं, भारत में हिंदू, सिख, जैन सभी धर्मों को मानने वाला है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगली एकात्मक राज्य, यूनिटरी राज्य। मैंने क्या बताया कि भारत स्वरूप में संघात्मक है, लेकिन कभी कभी एकात्मक हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जी हाँ, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य ये बिल्कुल सही है। क्यों धर्मनिरपेक्ष? भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान करता है। ठीक है, एक संघ राज्य के रूप में नहीं, संघ के साथ साथ एकात्मक भी है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। देखिए, फिर से प्रस्तावना का सवाल पूछा है। अगला बार भी प्रस्तावना का ही सवाल पूछा है। 2024 सीजीएल। ठीक, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सीक्वेंस करेक्ट। मतलब संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम में है, क्रम में सही। इसका क्वेश्चन का आंसर ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न मैं मानता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी इस चीज़ को अगर नहीं पढ़ा है सही ढंग से तब। ठीक है, इसमें ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीक्वेंस याद रखने के लिए। क्या कहता है, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है इसमें, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सीक्वेंस देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। ये पॉलिटी का दर्शन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज होगा तो आप ऐसे मार्क कर लेना है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी संप्रभु, ये तो बिल्कुल गलत है। अब सीक्वेंस भी देख सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगली क्वेश्चन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र संप्रभु, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 ऑप्शन तो मेरा कट गया, इसमें और इसमें मेरा डाउट है, यानी 50-50 का चांस है। मैं सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के साथ डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बात एक ही है, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। संप्रभु का मतलब यानी सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि देश जो होता है ना, अपने आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, इसमें निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी किसी के दबाव में निर्णय नहीं लिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैंने बता दिया है, रिपब्लिक। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको आपको याद रखना है, हर एनसीईआरटी में इसको मिल जाएगा, इसको आपको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है न्याय, सीक्वेंस दे देता है कि न्याय के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। कितना इम्पोर्टेंट है तो देखिए, 26 नवंबर को अंगीकृत किया है और 26 जनवरी 1949 को लागू किया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको कंठस्थ करना है। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं? संविधान की विशेषता को लेकर 3 प्रश्न 2024 में पूछा है। अब समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आपके रेंज में नहीं आएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो इसे आप कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ करने का मतलब याद करना, रट लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ चुका है, 3 क्वेश्चन। आप तो आंसर देने, चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप लोग उत्तर दीजिए इसका जल्दी से जल्दी। ए संसदीय प्रणाली, बी कठोरता लचीलापन का मिश्रण, सी सबसे लंबा लिखित संविधान और डी एक स्रोत से लिया गया है। आप इन पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली है, जी हाँ, संसदीय प्रणाली का मतलब मैंने बता दिया है कि कार्यपालिका विधायक के प्रति जवाबदेह होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण यानी मेल होता है। और सबसे लंबा लिखित संविधान, जी हाँ, सबसे लंबा लिखित संविधान हाथ से लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा है? तो अगर बात करें, अगर इसको अंग्रेजी में किसमें अनुवाद किया है तो प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, अगर हिंदी में किसने इसको अनुवाद किया है तो वह कृष्ण बलदेव वेद है। ओके, एक स्रोत से लिया गया है। भारतीय संविधान एक स्रोत से नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान कुछ संविधानों से कुछ तत्वों को ग्रहण किया है। कंप्लीट दूसरे देशों के संविधान को कॉपी नहीं किया गया है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी। दिस इज ए करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? ठीक है, लिखा गया है। तो पहला HVR अयंकर, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी वसंत कृष्ण वेद और DSN मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी आंसर, प्रेम बिहारी रायजादा। अगर अंग्रेजी के जगह अगर हिंदी बोलता तो इसका आंसर हो जाता सी वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, तो अंग्रेजी में किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी रायजादा। इसको लिखने में कितना समय लगा?
संविधान को हाथ से लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 18 दिन लगा। और टोटल कितना खर्च हुआ, तो 64 लाख रुपया उस टाइम खर्च हुआ था इसको लिखने में। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया, हिंदी में किसने लिखा, तो हिंदी में वसंत कृष्ण वेद ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल बी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, यानी फेडरल फीचर नहीं है। संघीय विशेषता क्या होती है, संघीय विशेषता का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य का शक्ति बराबर होगा, ये होता है। ठीक है, संघीय। अगर एकात्मक की बात करेंगे तो केंद्र का पावर ज़्यादा होगा राज्य के तुलना में, ये होता है एकात्मक। और संघात्मक में होता है केंद्र और राज्य के शक्ति बराबर होता है। तो आप तो पढ़ चुके हैं कि किसका कितनी शक्ति है, अब तो रिवीजन और PYQ है। सबसे पहला दोहरी सरकार। ठीक है, अगली क्वेश्चन शक्तियों का विभाजन, तीसरा अखिल भारतीय सेवाएं, चौथा लिखित संविधान। तो इसका आंसर केवल और केवल आंसर सी होगा। दोहरी सरकार यानी 2 सरकार है, ये संघात्मक विशेषता को दर्शाता है। शक्तियों का विभाजन करता है केंद्र और राज्यों के बीच, ये भी संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। लिखित संविधान यानी दोनों के लिए एक संविधान है, ये भी संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं क्या होता है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे तब संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं को सृजन कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होता है, तो अखिल भारतीय सेवाएं में जैसे IAS IPS का पद जो होता है, यानी सेंट्रल नियुक्त करता है लेकिन राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, ये होता है अखिल भारतीय सेवाएं। इसका गठन अगर राज्य सरकार 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित कर देता है तो केंद्र सरकार इसका गठन करता है, यानी ये एकात्मक विशेषता का लक्षण को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल सी। अगली क्वेश्चन की ओर हम ठीक है, अगली क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसको आपको याद करना है, फेडरल फीचर क्या होता है, यूनिटरी फीचर क्या होता है। तो फेडरल यानी संघात्मक लक्षण की विशेषता क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान दोनों के लिए। फेडरल मतलब क्या बताया, फेडरलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया, सेंट्रल और स्टेट बराबर जिसमें रखता है पावर। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, दोनों के लिए, केंद्र के लिए और राज्य के लिए भी एक न्यायपालिका है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये सब क्या होता है, फेडरल का फीचर्स है। अब हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स यानी एकात्मक का फीचर क्या होता है। एकात्मक का मतलब होता है केंद्र स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और राज्य जो होता है कमजोर होगा इसके तुलना में। तो सबसे पहली विशेषता यूनिटरी का क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी मजबूत होगा केंद्र राज्य के तुलना में। स्टेट नॉट इंटरस्ट्रक्चेबल, इसका मतलब होता है कि राज्य जो होता है संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद होता है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार में निहित है, राज्य सरकार में निहित नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता केवल और केवल केंद्र स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर नहीं होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड ये केंद्र में भी आ जाएगा, राज्य एकीकृत मतलब केवल और केवल एक होगा न्यायपालिका, वो भी केंद्र स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर नहीं होता है। अगली विशेषता ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इसका मतलब होता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, देश का सर्वोच्च चुनाव आयोग होता है, वो केवल और केवल केंद्र स्तर पर कार्य करता है, भले ही वो राज्य के चुनाव में भी योगदान देता है, कार्य करता है।
तो आपको इनमें से किन किन चीज़ों को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात इसे अब याद रखना है। इसके बाद डिवीज़न ऑफ पावर को याद रखना है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी दोहरी सरकार को याद रखना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी याद रखना है। एकात्मक में आपको क्या याद रखना है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, केंद्र अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद होता है इमरजेंसी प्रोविजंस याद रखना है, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विस, ये आपको याद रखना है। इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। अगर किसी को इनमें डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं और विस्तार से आपको इसे डिटेल में समझा सकता हूँ। मैं अभी रिवीजन के हिसाब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत अधिक है। जीएस का आपको पता है, जीएस का सिलेबस बहुत अधिक है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका स्कोर अधिक से अधिक आ सके। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम से गृहीत किया है। मतलब कि आपातकाल का जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, भारत सरकार ने किस अधिनियम और किस वर्ष इसको अडॉप्ट किया है। तो 1931, 1940, 1935, 1933। तो इसका आंसर हो जाए केवल और केवल 1935। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपातकाल जो होता है ना, ये 3 होता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो आपातकाल का जो है ना, ये भाग 18 में उल्लेख है, 352 से लेकर 360 तक। राष्ट्रीय आपात ये आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन 356 में उल्लेख है और वित्तीय आपात 360 में उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है? अगर युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अगर राज्य केंद्र के अनुसार यानी संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है राज्य सरकारें, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय आपात क्या होता है? अगर वित्तीय संकट होता है, साख यानी पैसा का अगर क्राइसिस होता है, तो इस आधार पर आर्टिकल 360 का यूज कर सकता है। ये तीनों जो आपातकाल है, इसका घोषणा कौन करता है? इसका घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी इसके सलाह पर करता है। ठीक है, लेकिन अगर वापस लेता है तो बिना संसद के यानी बिना प्रधानमंत्री के नेतृत्व के दल के सलाह के बिना वापस लेता है। यानी साधारण अर्थों में कहते हैं, घोषणा करता है सलाह पर, वापस करता है बिना सलाह पर। ठीक है, तो आपातकाल भाग 18 352 से लेकर 360 तक, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये क्या है आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार भारत में लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 120 बार से अधिक लगाया गया है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक भारत में 1 बार भी नहीं लगाया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी, हिंदी वर्ड थोड़ा कठिन लगे तो अंग्रेजी वर्ड जरूर पढ़ लेना, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट की प्रणाली अपनाया? सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि बहुलवादी प्रणाली क्या होता है, यानी फर्स्ट पोस्ट दी, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, ये सबसे पहले जानना है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है, इसमें इस चुनाव में ये नियम होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है।
यानी इसका कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित होता है कि 50% +1 वोट लाएगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। वह होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली ये नहीं कहता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली कहता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट लाता है, यानी वो 2 ही वोट क्यों ना लाता हो, वो चुनाव जीत जाएगा। जैसे आप मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत स्तर का चुनाव होता है, उसमें इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये होता है बहुलवादी यानी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली। कहने का मतलब रेस में जो सबसे ज़्यादा आगे भागेगा वही चुनाव जीत जाएगा, रेस जीत चुका जाएगा। ठीक, इसमें कोई कोटा नहीं होता है, ये याद रखना। कोटा राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो इसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान और ब्रिटिश संविधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल डी, संविधान। ब्रिटिश संविधान से बहुलवादी प्रणाली को अपनाया है भारत ने। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि संविधान के स्रोत, यानी किन किन देश के संविधान से भारत ने किन किन चीज़ को ग्रहण किया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये पूरा आप कंठस्थ कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा 100%। आप कोई भी PYQ देख सकते हैं, इसी के रेंज में रहता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कहाँ से क्या भारत ने ग्रहण किया वो हम देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, इससे क्या भारत ने लिया है? संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया है, न्यायपालिका लिया है, लोक सेवा आयोग लिया है, आपातकालीन उपबंध लिया है, प्रशासनिक विवरण लिया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपातकाल, न्यायपालिका और राज्यपाल, ये कार्यालय संघ, यानी आपातकालिक का जो उपबंध है भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक, इससे कहाँ से ग्रहण किया है भारत ने? तो भारत शासन अधिनियम से इसको एडॉप्ट किया है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहली बात FR यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को USA से ग्रहण किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी भारत की न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसका कोई दबाव नहीं है। वो इस तत्व को कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत या न्यायिक समीक्षा, बात वही है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून बनाता है तो, या अपने ही क्यों न कानून बनाता है न्यायपालिका, वो दोबारा उसको जांच कर सकता है, या संसद कानून बनाता है तो उसके कानून को जांच कर सकता है। अगर कानून गलत है तो उसे रद्द भी कर सकता है। ठीक है, अगली उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो भी USA से लिया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, यानी SC और HC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को किस प्रकार से हटाया जाता है, इस तरीका को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, किस प्रकार के हटाया जाता है वो आप क्लास में देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में है कि राष्ट्रपति को किस तरीका से हटाया जाएगा, उसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। महाभियोग यानी महाभियोग करने का मतलब होता है इम्पीचमेंट, ये राष्ट्रपति को हटाने का तरीका होता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति केवल और केवल संविधान को अतिक्रमण करता है, यानी संविधान के नियमों का उल्लेख करता है, तब इसको महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इस प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। अब कनाडा का संविधान से क्या लिया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया है, राज्य को कम शक्ति दिया गया है, ये तत्व कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? जैसे 7, ठीक है, हमारा संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची के बारे में बात हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन विषयों के अलावा जो विषय छूट गया है उसे अवशिष्ट विषय में शामिल किया गया है और इसके शक्तियाँ केंद्र को दिया गया है, और ये तत्व कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, यानी सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को परामर्श कर सकता है, ये भी तत्व कनाडा से लिया गया है। जर्मनी का वीमर संविधान यानी वाइमर संविधान भी इसको कहा जाता है, इससे क्या लिया है? आपातकाल के दौरान
मूल अधिकार का स्थगन कर देना, यानी कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है, यानी उसको छीन लिया जाता है। ये जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से लिया है। अगली, फ्रांस के संविधान गणतंत्रात्मक रिपब्लिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और आदर्श जैसे शब्द फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। अगली बात, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, ये सब कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। आपको ब्रिटेन में सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है, एक विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि प्रक्रिया, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, जो भाग 4 में उल्लेख है। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जैसे मैंने बताया कोटा सिस्टम होता है। इस नियम को कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठन। इसका मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठता है। इसका अडॉप्ट कहाँ से किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सोवियत संघ, इससे मूल्य कर्तव्य लिया है। मूल्य कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4A में इसका उल्लेख है। और प्रस्तावना में जो है न्याय कितने प्रकार के मैंने बताया था? 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये सोवियत संघ से लिया है। लेकिन प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया है, और न्याय जो शब्द होता है वो सोवियत संघ से लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन के माध्यम से जैसे कानून बनाता है, कोई राज्य को नाम चेंज करता है तो ये साधारण होता है, लेकिन अगर कोई कानून बनाता है तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में उल्लेख किया गया है। ये संसद को अधिकार है, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन किस तरीके से किया जाए, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से अडॉप्ट किया है? जापान से। तो फाइनली ये चीज़ मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि संविधान का स्रोत कहाँ से किस चीज़ को भारत ने अडॉप्ट किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर काफ़ी सवाल बनते भी है, जैसे 2024 में पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना रहती है, इसलिए इसे आप बढ़िया और अच्छी तरीके से याद कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि संसदीय स्वरूप कहाँ से अडॉप्ट किया है और संसदीय स्वरूप क्या होता है, तो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 और 75 में, आर्टिकल 71 और 72 में, आर्टिकल 79 और 80 में और आर्टिकल 76 और 77 में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो मंत्रिपरिषद का मुखिया PM होगा। इसी के आधार पर ये कार्य करेगा। लेकिन हमारे संविधान ने 44वें संविधान संशोधन कहा कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा हूबहू ऐसे ही मंत्री अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये आर्टिकल 74 में कहता है, ठीक है। साधारण अर्थों में कहें तो इतना आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो उसके सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? तो वो हमारे देश का PM प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल 74 में कहता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 में 3 बातें हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लोज 1, आर्टिकल 75 क्लोज 3 और आर्टिकल 75 क्लोज 3, ठीक। आर्टिकल 75 में 3 बात
आर्टिकल 75 क्लोज 1, आर्टिकल 75 क्लोज 2, 75 क्लोज 3। 1 क्या कहता है? 1 में कहता है कि पीएम की नियुक्ति, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है, बर्खास्त भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तो। आर्टिकल 75 क्लोज 2 में कहता है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद परिषद पर कार्य करेंगे। प्रसाद परिषद के मतलब क्या होता है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के अंतर ही कार्य करता है। ठीक है, और 75 क्लोज 3 में कहता है कि मंत्री के सामूहिक उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेवारी जो है सामूहिक, वो किसके प्रति होगा? तो वो जवाबदेह होगा लोकसभा के प्रति होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से वो जवाबदेह होता है राष्ट्रपति के प्रति। तो ये आर्टिकल आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, एक एलिमिनेट हो गया है। अब बचा 3। अब 71 क्या कहता है? 71 में कहता है कि अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, अगर इसके चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, और इसका निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सबसे पहली बात याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये करवाता है। लेकिन अगर इसके चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो इसके विवाद का निपटारा कौन करता है? तो विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। चलिए, आशा करता हूँ कि जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो ये नोट कर चुका है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। 71 तक हो गया है। ठीक है, तो एलिमिनेट तो हो जाएगा। 71 में तो ये बात नहीं कहा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब 72 में क्या है? 72 में क्षमादान है, क्षमादान है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। कितने प्रकार के क्षमादान है वो आपको हम क्लास जब करवाएंगे उस टाइम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो क्षमादान आर्टिकल 72 में दिया है ये क्षमादान। ठीक है, यानी ये भी नहीं होता। अगला अनुच्छेद 79 से लेकर 80 तक। ठीक है, और अनुच्छेद 76 से लेकर 77 तक। 76 क्या कहता है? 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद परिषद पर रहता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि कोई भी अगर विवाद हो जाता है तो भारत सरकार की ओर से ये कोर्ट जाता है और मुकदमा लड़ता है भारत सरकार की ओर से। ठीक है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि सरकार राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत कार्य करेगा। 77 कहता है सरकार जो होगा ना राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो अब बचा ए, 3 तो एलिमिनेट हो गए, अब बचा ए, पता नहीं क्या है, लेकिन ये आंसर होगा गारंटी। इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगली क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? ठीक है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40।
तो आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 में कहा है संपत्ति का अधिकार, इसमें बताया है संपत्ति का अधिकार। पहले क्या संपत्ति का अधिकार के बताया था? पहले बताया कि संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। पूर्व में फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ना, ये भाग 3 में है और ये आर्टिकल कितना से कितना में है? 12 से 36 तक, ठीक। लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन किया, 44वें संशोधन 1978 किया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में शामिल किया और इसे फंडामेंटल राइट को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। ओके, तो अनुच्छेद 31 कहता है कि अनुच्छेद 31 में लिखा है कि संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन किया और इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 चीज़ के बात करता है अनुच्छेद 38 में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसे आप बताना है कमेंट सेक्शन में कितना आपको याद है कि इसे किस संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है। ये DPSP में उल्लेख है इसका। 36 में राज्य का परिभाषा दिया है, राज्य की परिभाषा दिया है। ये भी DPSP है। DPSP करने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो राज्य के परिभाषा दिया है। राज्य का परिभाषा का मतलब क्या होता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। राज्य के अंतर्गत शामिल है कार्यपालिका शामिल होता है, विधायिका शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद पंचायतें शामिल होता है और केंद्र सरकार के शक्ति को जो भी यूज करता है शक्ति, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं DM, कोई भी चीज़ राज्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, तो आंसर केवल और केवल D होगा। ये DPSP के आर्टिकल 40 में गांधीवादी सिद्धांत है, इसमें कहा ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 से संबंधित है। हूबहू वही क्वेश्चन इसमें भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपको ये पता है कि आपातकालीन प्रावधान किस में है? तो भाग 18 में है। भाग 18 में है। 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल है, यानी ये तो कतई नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया है। अब होता है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। याद रखना है केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध होता है। केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध होता है, संबंध होता है 3 प्रकार का। एक होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। मतलब केंद्र सरकार राज्य को पैसा देता है। तो विधायी संबंध का उल्लेख है भाग 11 में, आर्टिकल 245 से लेकर 255 में। प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भी है भाग 11 में, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और वित्तीय संबंध का उल्लेख है भाग 12 में, आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक, ठीक है। तो क्या इसमें पूछा है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय संबंध। ये तो नहीं होगा, यानी विधायी संबंध। इसका आंसर केवल और केवल C होगा। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? अगर टैक्स से संबंधित कोई विवाद होता है, इसको सुलझाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसका उल्लेख 2 प्रकार के होता है। एक 303A में, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण होता है, और
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होता है, और 333 बी में अन्य अधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, अधिकरण क्या होता है, टैक्स से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो इसके सुलझाता है। दो प्रकार का होता है, 333A में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख है और 333B में अन्य अधिकरण का उल्लेख है। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको शॉर्ट आर्टिकल ही पूछेगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहला भारतीय वित्त आयोग, संघ की कार्यपालिका, संविधान संशोधन और राष्ट्रीय आपात। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 352 में है, भाग 12 में। कितना इजी क्वेश्चन और रिपीटेड पूछता है, आसानी से आसानी है, बहुत आसान है अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, यही होता है PYQ का महत्व कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। संविधान संशोधन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, भाग 20 में। ठीक है, वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280 में, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा केवल संघ की कार्यपालिका, भाग 4। संघ की कार्यपालिका पूछे, अगर संघ से संबंधित होगा तो भाग, याद रखना, अगर संघ से संबंधित होगा तो वो ऑलवेज भाग 5 में होगा, और अगर राज्य से संबंधित होगा तो ऑलवेज भाग 6 में होगा। इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करेंगे संघ कार्यपालिका तो भाग 5 में है, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में, अगर राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में, हाई कोर्ट भाग 6 में है। इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेट करके। ठीक है, संघ अगर आएगा तो संघ भाग 5 में होगा, राज्य आएगा तो भाग 6 में आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से या से अनुच्छेद संसद को और उसके कार्यवाही से संबंधित है? संसद और उसके कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 79 से 122 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A जो है ना, ये क्या है? अनुच्छेद 51 एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो किस में उल्लेख है? तो भाग 4A में उल्लेख है इसको। ठीक है, भाग 4A में उल्लेख है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कहाँ से लिया? USSR से लिया है, सोवियत संघ से। ठीक है, भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42वें संशोधन किया था 1976 में, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था। किंतु 86वें संशोधन हुआ, और एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा, वो है, ठीक है, वो जोड़ा 51A, और इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पे बात करता है। इस प्रकार वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? तो वो है 11। ठीक है, वो है 11। ओके, अब अनुच्छेद, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक यदि आपने पढ़ा है तो ये तो सबसे आसान है। अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP का बात करता है। ठीक है, DPSP का बात करता है। DPSP किस में है? तो DPSP भाग 4 में है, भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक, यानी ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 79 से 120, जी हाँ, यही सही है, क्योंकि 79 में संसद के गठन के बारे में दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? तो इसमें फंडामेंटल राइट से है, ये भाग 3 में है। ओके, अगर भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक। ओके, यह आपको नोट करना है आर्टिकल
सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आप क्या नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, याद रखना। सिर्फ आपको ऑप्शन से के आर्टिकल नोट करना है, उसमें आपको एरो लगाना है, और इसमें मैंने क्या कहा वो आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख के सोलो करके आप उसे लिख लें। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 47A, अनुच्छेद 47B, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49C। तो अनुच्छेद 47A में क्या कहा है? अनुच्छेद, ये सब DPSP है, ये जितने भी अनुच्छेद है ये सब DPSP, क्योंकि मैंने बताया कि DP 36 से 51 तक DPSP है। 47A में क्या कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के लिए आप नशीली पदार्थ जो होता है ना उसका सेवन ना करें। ठीक है, नशीली पदार्थ का सेवन ना करें, ये 47A में कहा गया है। 47B में भी यही कहा है कि आपको नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ठीक है, यानी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। 48A को 42वें संशोधन किया, 42वें संशोधन 1976 किया और 48A को शामिल किया, और इसमें कहा कि आपको पर्यावरण के क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, वन्य जीवों को भी रक्षा करना है, वन्य जीव ये सब को आपको रक्षा करना है, ये अनुच्छेद 48A में कहा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C। 49 में क्या कहा है? 49C में क्या कहा है? 49C में कहा जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय है, जैसे स्मारक हो गया है, कोई स्थान हो गया है, या कोई वस्तु हो गया है जो राष्ट्रीय महत्व का है, उसको आपको क्या करना है? सुरक्षा करना है। याद रखना है DPSP को। ठीक है, DPSP बाध्यकारी नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है, कोई भी अगर राज्य की बात आ जाए तो वो भाग 6 में है, भाग 6 में। ऐसे ही 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा A और B। ठीक है, A और B 50-50 में आ गए, क्योंकि मैंने बताया कि राज्य का अगर संबंध पूछे तो भाग 5 में आता है, और केंद्र का पूछे राज्य का पूछे तो भाग 6, और केंद्र का पूछे तो भाग 5। तो पहला क्या पूछता है? भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। तो भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक ये हाई कोर्ट का उल्लेख करता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भाग 5 में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय स्तर पर है। भाग 5 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 122 तक ये राज्य विधानमंडल का उल्लेख करता है। जी हाँ, यही आंसर होगा, केवल और केवल B। ठीक है, 9 में अगर पूछे तो 9 में 243 से लेकर क्या है, तो भाग 9 में पंचायत के बारे उल्लेख है। ठीक है, और भाग 9 में अगर 9A पूछे, भाग 9A, तो इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। ओके, पंचायत का उल्लेख है भाग 9 में, नगर पालिका का उल्लेख है भाग 9A में उल्लेख है। तो भाग 5 अनुच्छेद 79 से 120 क्या है? ये संसद। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल B। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22, 24, 23, 21। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 22 शामिल किया गया है। तो मूल संविधान में कितने भाषा शामिल थे 8वीं अनुसूची में? मूल संविधान में शामिल थे, ठीक है, मूल संविधान शामिल थे 14 भाषाएं शामिल थे, 14 भाषाएं। लेकिन ठीक है, 14 भाषाएं शामिल थे, बाद में इसमें और 8 भाषा ऐड किया, जो अब वर्तमान में कितने भाषा 8वीं अनुसूची में? 22 है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में,
और इसमें एक भाषा ऐड किया, सिंधी। सिंधी को शामिल किया है। उसके बाद दूसरा संशोधन किया है, दूसरा संशोधन के 71वां संशोधन किया है 1992 में। और इसमें क्या जोड़ा, कमन को जोड़ा। कमन, कमन के कहने का मतलब कोंकणी हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा और नेपाली हो जाएगा। लास्ट और अंतिम संशोधन किया है 92 संशोधन, 92 संशोधन 2003 शामिल। और इसमें एसडीएम बोडो को जोड़ा है, एसडीएम बोडो को जोड़ा है। एसडीएम, एस का मतलब होता है संथाली, डी से डोंगरी और एम से मैथिली, मैथिली और बोडो, ठीक है। इस प्रकार हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची वर्तमान में 22 भाषा, याद रखना है इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। 22 भाषाओं के अंतर्गत इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल और केवल ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 यानी ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 में शामिल है, रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का मना करता है, समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट से है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 में दो बातें हैं, 15(1) और 15(2). इसमें कहता है कि केवल धर्म और मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 15(1) में 15(2) में कहता है कि 15(1) के आधार पर, 15(1) के आधार पर यानी केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थान, चाहे वो होटल हो या पार्क हो, रेस्तरां हो, तालाब हो, कुआं हो, जाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। 15(1) कहता है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 15(1) में कहता है। 15(2) कहता है कि 15(1) के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थान पर, जैसे होटल हो गया है, पार्क हो गया है, तालाब हो गया है, कुआं हो गया है, जाने से नहीं रोक सकता है। अपवाद, एक्सेप्शन इसका क्या है, अगर कोई छुआछूत बीमारी फैला है जिससे फैलने का डर होता है समाज में, तो ऐसे व्यक्ति को जाने से रोक सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, केवल और केवल बी। तो रोजगार और नियुक्ति संबंधी मामले सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता आर्टिकल 16 में कहता है कि नौकरी पाने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अपवाद स्वरूप आरक्षण। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, ठीक है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ समान अवसर दिया जाएगा, ये होता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और अपने अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी व्यक्ति को 19, आर्टिकल 19 में, ठीक है। जब हम फंडामेंटल राइट से पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 क्लोज 1 और 351 से संबंधित है क्या, 8वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची, ठीक है, ठीक है। तो 3री अनुसूची, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो शपथ है, ओथ है, ठीक है, इसमें शपथ के बात होता है। 6ठी अनुसूची जो होता है, 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसको हम ट्रिक कहते हैं मातम। मातम का मतलब होता है मेघालय, असम,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 5वीं अनुसूची में क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, प्रशासन और इसका अधिकार क्या होता है, 5वीं और 6ठी सूची में किसका अधिकार होता है, तो यहाँ पर राज्यपाल का अधिकार होता है, याद रखना है। तो 5वीं अनुसूची किसके बारे में है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें 10 राज्य शामिल है। ओके, तो बचा क्या, केवल और केवल आंसर ए बचा, ए 8वीं अनुसूची इसका उल्लेख करता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया, यदि आपने ध्यान से इसको देखा होगा तो आपको पक्का ये आंसर पता होगा। चलिए जल्दी से ये आप जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो। आपका याद रखने की क्षमता कितनी है वो आपका टेस्ट होगा। याद रखना, आप जितनी बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन को उतना ही जल्दी आपको याद होगा, दिमाग में माइंड में कैप्चर होता है, याद रखना ये बातें। तो 74 क्लोज 1 क्या कहता है, ये तो सबको पता है। 77 क्लोज 2 क्या कहता है, 73 क्लोज 2 क्या कहता है, 75 क्लोज 2 क्या कहता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है, इसीलिए मैं इसको, ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट करना है, कमेंट। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है, मैंने पूरा विस्तार से ऊपर में बताया, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगली क्वेश्चन, संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सबसे पहले समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, समितियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होता है अस्थायी समिति और एक होता है तत्पर समिति, एडहॉक कमेटी, एडहॉक। ठीक है, तत्पर कमेटी क्या होता है, इसको विशेष उद्देश्य के लिए गठन किया जाता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, विशेष उद्देश्य के लिए इसका गठन होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। जैसे इसका कार्य खत्म हो जाएगा ये कमेटी अपने आप भंग हो जाता है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अस्थायी कमेटी, इसका कार्यकाल होता है, ये अस्थायी होता है, इसके कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, याद रखना 1 साल के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल डी आंसर हो जाएगा, ए। अगली क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के अधिकार किसके पास है। याद रखना ये क्वेश्चन 2025 में हूबहू आने की संभावना है, क्योंकि रिसेंट में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, जिसमें नागरिक इधर से उधर जाने के लिए अफरा-तफरी मची हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, नागरिकता चैप्टर से। तो सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, ये हमारा भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 में है। 5 क्या कहता है, सुन लेना बढ़िया से, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। ठीक है, 5 क्या कहता है, 5 कहता है संविधान लागू होने के समय जो भारत में रहा है वो व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे, ये आर्टिकल 5 में कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया है पहले तो वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल जस्ट अपोजिट 7, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया है तो उसको भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है PIO को नागरिकता, PIO का मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिसके पूर्वज पहले भारतीय थे लेकिन अब वो विदेश में रह रहे हैं, वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। NRI दूसरा होता है, PIO दूसरा होता है। NRI का मतलब होता है कि वो भारत और विदेश इसका आना जाना रहता है, लेकिन वो अस्थायी तौर पर वो क्या होता है, वो विदेश में शिफ्ट होता है। PI में क्या होता है, वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ओके, लेकिन वो भी भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ये आर्टिकल 8 में दिया है। आर्टिकल 9 में क्या दिया है, अगर कोई व्यक्ति अन्य देशों के नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भारत के नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना है। 10 में क्या कहा है,
10 में कहा कि संसद विधि के अधीन नागरिकता अधिकार को अस्थायी करता है। 10 और 11 में कंफ्यूज है, 10 गौर से सुनना। 10 कहता है कि संसद विधि के अधीन, विधि जो होता है संसद के कानून के अधीन नागरिकता को अस्थायी स्टेबल रखती है, ये आर्टिकल 10 में बताया है। आर्टिकल 11 में क्या है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विवाद होना है, वो निपटारा कौन करता है, ठीक है, कानून कौन बनाता है, तो वो बनाता है संसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल और केवल ए। तो बस आज का सेशन, आज हमारा पहला सीरीज था और आज का सेशन यहीं तक। आशा करता हूँ कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि कोई भी विद्यार्थियों का अगर 1% भी मेरे वीडियो से अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और कमेंट और जितना अधिक होगा शेयर कर सकता है, ताकि मैं और अच्छा और अधिक कंटेंट के साथ मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। और चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली सीरीज के लिए रेडी रहिए और अपने तैयारी को और मजबूत करें। PYQ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। जो विद्यार्थी PYQ के एनालिसिस नहीं करता है वो एग्ज़ाम को क्रैक करने का उम्मीद बहुत कम रहता है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।